चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की लोक कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। ली च्याओंग ने राज्य परिषद की नियमित बैठक की अध्यक्षता की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने वांग यी से मुलाकात की। इस साल के पहले 7 महीने में चीन ने 4 खरब 38 अरब 33 करोड़ युआन विदेशी पूंजी आकर्षित की। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी प्रधानमंत्री ली च्याओंग ने 21 अगस्त को राज्य परिषद की नियमित बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अगली पीढ़ी के संचार नेटवर्क के निर्माण पर रिपोर्ट सुनी गई। उद्यमों को बकाया भुगतान के निपटान के लिए और अधिक प्रयास किया गया। वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया गया और विद्युत सुरक्षा दुर्घटनाओं की आपातकालीन प्रतिक्रिया और जांच संबंधी विनियम और बाजार पर्यवेक्षण और प्रबंधन कार्यालयों संबंधी विनियम की समीक्षा और अनुमोदन किया गया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि तकनीकी क्रांति और औद्योगिक परिवर्तन के नए दौर के अनुरूप सक्रिय रूप से ढलना, अगली पीढ़ी के संचार नेटवर्क के निर्माण से प्राप्त अवसरों का दृढ़तापूर्वक लाभ उठाना, अनुप्रयोग आधारित विकास और मध्यम दूरदर्शी दृष्टिकोण का पालन करना और बुनियादी नेटवर्क, अंतरिक्ष नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और एकीकृत नेटवर्क के निर्माण में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है, ताकि देश के सूचना एवं संचार उद्योग के प्रतिस्पर्धी लाभों को सुदृढ़ और बढ़ाया जा सके। बैठक में उद्यमों को बकाया भुगतान के निपटान के अभियान को तेज और गहन बनाने, उद्यमों की मुख्य जिम्मेदारी को मजबूत करने, स्थानीय सरकारों को विशेष बॉन्ड और विशेष पुनर्ऋण नीतियों का सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित और निर्देशित करने, भुगतान की श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, ऋण निपटान की गुणवत्ता में प्रभावी ढंग से सुधार करने और नए बकाया को सख्ती से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय अनुशासन और निगरानी समिति का 6ठा पूर्णाधिवेशन 22 अगस्त को पेचिंग में आयोजित हुआ। सीपीसी केंद्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो के स्थायी सदस्य और केंद्रीय अनुशासन और निगरानी समिति के सचिव ली शे ने इस पूर्णाधिवेशन में भाषण दिया। इस बैठक में कहा गया कि पार्टी निर्माण पर शी जिनपिंग का विचार नए युग में चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर शी जिनपिंग की विचारधारा का पार्टी निर्माण अध्याय है, जो पार्टी को समृद्ध और मजबूत बनाने का मूल सिद्धांत और मार्गदर्शन है। अनुशासन व निगरानी संस्थाएं पार्टी का चौतरफा तौर पर सख्त प्रबंधन करने वाली अहम शक्ति है। हमें चीनी विशेषता वाले भ्रष्टाचार विरोधी रास्ते पर चलकर नए युग में अनुशासन व निगरानी कार्य का गुणवत्तापूर्ण विकास करना चाहिए। इस बैठक में इस साल के पूर्वार्ध के कार्यों का सार किया गया और अगले चरण के कार्य के बखूबी अंजाम के लिए मांग की गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 21 अगस्त को जकार्ता में चीनी विदेश मंत्री वांग यी और रक्षा मंत्री तुंग चुन से मुलाकात की। प्रबोवो ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने सफलतापूर्वक करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सैन्य क्षेत्रों में असाधारण महान उपलब्धियां हासिल की हैं, जो वैश्विक दक्षिण देशों के लिए एक मिसाल है। चीन ने कई लाभकारी अनुभव प्रदान किए हैं, जो विभिन्न पक्षों के लिए सीखने के योग्य हैं। चीन ने इंडोनेशिया को मूल्यवान विश्वास और समर्थन दिया है। इंडोनेशिया चीन के साथ चौतरफा रणनीतिक सहयोग मजबूत करने की प्रतीक्षा करता है। अधिक चीनी उद्यमों का इंडोनेशिया में निवेश करने का स्वागत करता है और बुरी नीयत रखने वालों द्वारा कलह पैदा करने का विरोध करता है। मैं इस नवंबर में शनचेन में एपेक के अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने की प्रतीक्षा में हूँ। वांग यी ने कहा कि चीन सरकार और इंडोनेशिया सरकार दोनों आर्थिक विकास और जन कल्याण में लगी है। कोई भी शक्ति चीन और इंडोनेशिया आदि विकासशील देशों के उत्थान को नहीं रोक सकती। चीन और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता तंत्र की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक 21 अगस्त को जकार्ता में आयोजित हुई। चीनी विदेश मंत्री वांग यी, रक्षा मंत्री तुंग चुन और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो और रक्षा मंत्री सजाफ्री ने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने गहन रणनीतिक संवाद किया और श्रृंखलात्मक समानताएं बनाई। वांग यी ने कहा कि बड़े विकासशील देश और वैश्विक दक्षिण के अहम सदस्यों के नाते चीन और इंडोनेशिया का समय पर एकता व सहयोग बढ़ाने का महत्व द्विपक्षीय दायरे के बाहर है और क्षेत्र तथा पूरे विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा।
सुगियोनो ने कहा कि चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में मौजूदा बैठक का बड़ा महत्व है, जिसने दोनों देशों के उच्च स्तरीय रणनीतिक विश्वास और तीव्र सहयोग की इच्छा दिखाई है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार 2026 की जनवरी से जुलाई तक चीन में 37,711 नए विदेशी पूंजी के उद्यम स्थापित किए गए, जो पिछले साल के समान अवधि से 4.4% से अधिक है। विदेशी पूंजी के वास्तविक प्रयोग की धनराशि 4 खरब 38 अरब 33 करोड़ युआन दर्ज हुई, जो पिछले साल की समान अवधि से 6.2% कम है। व्यवसायों की दृष्टि से देखा जाए तो इस साल के पहले 7 महीने में विनिर्माण उद्योग में 1 खरब 9 अरब 43 करोड़ युआन विदेशी पूंजी का वास्तविक प्रयोग किया गया। सेवा उद्योग में 3 खरब 19 अरब 95 करोड़ युआन विदेशी पूंजी का प्रयोग किया गया। हाईटेक व्यवसाय में 1 खरब 82 अरब 31 करोड़ युआन विदेशी पूंजी का वास्तविक प्रयोग किया गया, जो साल दर साल 41.6% से अधिक है। स्रोतों की दृष्टि से देखा जाए, इस साल के पहले 7 महीने में चीन में सऊदी अरब, फ्रांस और दक्षिण कोरिया का निवेश पिछले साल के समान अवधि से अलग अलग तौर पर 343.7%, 36.1% और 15.8% बढ़ा। खाद्य सुरक्षा मानव अस्तित्व और विकास से जुड़ा एक मूलभूत मुद्दा है और एशिया प्रशांत क्षेत्र की सभी अर्थव्यवस्थाओं की साझा चिंता है। आने वाले समय में एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए चीन ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष 3 पहलें प्रस्तावित की हैं। 20 अगस्त को लियाओनिंग प्रांत के तालियान में आयोजित एपेक के खाद्य सुरक्षा पर उच्च स्तरीय सरकारी व्यापारिक संवाद में राष्ट्रीय खाद्य और रणनीतिक भंडार प्रशासन के निदेशक लियू हुआनशिन ने चीन की इन 3 पहलों की विषय वस्तु प्रस्तुत की। लियू हुआनशिन ने कहा कि 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चीन उत्पादन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने, उत्पादन वातावरण में सुधार लाने और आय बढ़ाने पर एक साथ ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही अनाज की समग्र उत्पादन क्षमता में निरंतर वृद्धि करेगा, अनाज की स्थिर कीमतों और आपूर्ति को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करेगा, अनाज भंडारण और रसद के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा, तकनीकी नवाचार के माध्यम से औद्योगिक परिवर्तन और उन्नयन का नेतृत्व करेगा, अनाज सुरक्षा शासन प्रणाली में सुधार करेगा और देश की अनाज सुरक्षा गारंटी क्षमता को निरंतर मजबूत करेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव और मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के कार्यकारी सचिव यास्मीन फौद ने पेचिंग में चाइना मीडिया ग्रुप को एक विशेष साक्षात्कार दिया। मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के पक्षकारों का 17वां सम्मेलन अगस्त में मंगोलिया में आयोजित हो रहा है। इसे लेकर फौद ने कहा कि बहुपक्षीय मामलों में एक अग्रणी देश के रूप में चीन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 2026 में हम पशुपालकों को उनके पशुधन और आजीविका के एकमात्र स्थायी स्रोत को खोने नहीं दे सकते। इसके साथ सूखे की समस्या जारी नहीं रहनी चाहिए। वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमें तत्काल अपील जारी करने, बड़े पैमाने पर प्रतिबद्धताएं करने और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में सूखा प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, जिन्होंने योजनाएं प्रस्तुत की हैं और संबंधित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए तैयार हैं। फौद ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन की सचिवालय के कार्यकारी सचिव के रूप में मुझे वैश्विक भूमि संबंधी मुद्दों पर बोलना आवश्यक है। चीन के पास भूमि पुनर्स्थापन परियोजनाओं, सांस्कृतिक विरासत, पहचान, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के विकास मॉडल और सीखने की प्रक्रियाओं सहित कई अनुभव और उपलब्धियां हैं, जिनसे दुनिया सीख सकती है। 18 से 21 अगस्त तक चीन मानवाधिकार अध्ययन सोसाइटी के कार्यकारी उपाध्यक्ष जियांग जियानगुओ ने चीन मानवाधिकार अध्ययन सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए नेपाल में मानवाधिकार संबंधी आदान प्रदान कार्यवाहियों का संचालन किया। अपनी यात्रा के दौरान जियांग जियानगुओ ने श्रीत्सांग को देखना नामक कहानी साझाकरण सत्र में भाग लिया और भाषण भी दिया। नेपाल के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव अमृत बहादुर राय और नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तब बहादुर मगर सहित स्थानीय जाने माने व्यक्तियों से अलग अलग मुलाकात की। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें हम सुन रहे हैं कहानी विचित्र पंछी। तिब्बती, मंगोल, उइगुर, कजाक, हुई, योगर, नाशी, तोंग 9 जातियों के 13 लोक कथाओं के इस संकलन में तिब्बती जाति की शंखबाला, सोनाबाला, चांदीबाला और शंखबाला 3 ऐसी बहनों के बारे में है जो अपने लिए वर हासिल करना चाहती है। सोनाबाला एक भारतीय राजकुमार, चांदीबाला भीतरी प्रदेश के किसी राजकुमार और शंखबाला किसी नेक इंसान से शादी करना चाहती है। इस तरह शंखबाला भिखारी दिखने वाले एक नेक दिल आदमी को चुन लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह असल में एक राजकुमार ही है। तो दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी कहानियों के साथ मैं लेकर हूँ हमारी कहानी विचित्र पंछी। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सुनते हैं नाशी जाति की लोक कथा सोंगमेई और सुनहरा हिरन। किसी अज्ञात काल की बात है। नाशी जाति का एक गरीब जोड़ा घूमते फिरते जेठ झील के किनारे पहुंचा और उसने चीड़ के जंगल में लकड़ियों की एक झोपड़ी बना ली और उसी में रहना भी शुरू कर दिया। पति रात दिन उजाड़ भूमि का उद्धार करता और पहाड़ पर शिकार करने जाता, जबकि पत्नी रात भर कताई बुनाई के काम में जुटी रहती। बहुत गरीब होने पर भी उनकी जिंदगी सुखमय और शांतिपूर्ण थी। केवल औलाद का अभाव उनको हमेशा सताता रहता था। बेटे की तीव्र चाह के कारण वे अक्सर खाना खाते समय मेज पर 3 कटोरे और 3 जोड़े चॉपस्टिक रखते थे और सन के भी 3 कपड़े सिलवाते थे। यानी हर हालत में वे 3 चीजें तैयार रखते थे। एक घटाटोप रात को अंगीठी के पास सन के सूत्र काटते हुए पत्नी की आंख लग गई और उसने एक सपना देखा। वह किसी ऐसे कागार जिस पर बेंत की घनी लताएं फैली हुई हैं, के पास पहुंची और देखा कि चट्टान की एक गुफा से दूध जैसे जल वाली एक सरिता बह रही है। पानी की कलकल बहने की आवाज 3 तारों वाली वीणा से बजाए जाने वाले सुरीले संगीत या गुफा में किसी के गाने की तरह थी। थोड़ी देर बाद देवदार से बनी एक किश्ती बहते हुए आई। उसके पिछले भाग में सोने का एक हिरन खड़ा था और अगले हिस्से में एक नौजवान गीत गाते और चप्पू चलाते हुए उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। अचानक एक घड़ियाल कूदकर किश्ती से टकराने ही वाला था कि वह नौजवान को बचाने के लिए बांस का एक डंडा लाई। खूंखार घड़ियाल उस पर झपटा और डर के मारे वह पसीना पसीना हो गई। सपना टूटते ही उसने झोपड़ी के बाहर मूसलाधार वर्षा होने की आवाज सुनी। उसने पति को सपने की बात बताई तो पति ने कहा कि यह एक मंगलमय सपना है और उसके जरूर लड़का होगा। सचमुच 8वें मास की 15 तारीख को यानी पूर्णिमा के दिन पत्नी ने एक मोटे और गोरे बच्चे को जन्म दिया। वह आकाश में लटके हुए गोल मटोल चांद की तरह लगता था, इसलिए उसका नाम हमने रखा गया। हमने दिन ब दिन पलता बढ़ता गया। उसका शरीर चीड़ के पेड़ की तरह मजबूत था। उसका चेहरा जेठ झील में कमल के फूल के माफिक सुंदर और उसकी आवाज झरने की कलकल की तरह सुरीली थी। वह अपने माता पिता का बहुत लाडला था। वह कुशल तीरंदाज था। एक तीर से पहाड़ी चील की गर्दन भेद सकता था।
वह बहुत बहादुर भी था। कुल्हाड़ी के 3 वारों से देवदार का पूरा पेड़ गिरा सकता था। तलहटी में बसे गांव के अन्य 10 गरीब बच्चे अक्सर बर्फीले पर्वत पर भेड़ें चराने आते थे और हंग में अक्सर तीर कमान उठाकर उनके साथ भेड़ियों और चीतों का शिकार किया करता था। इस तरह वह उनका जिगरी दोस्त बन गया। वह थोड़ा बहुत उपकार लेकर उसे धन्यवाद देना चाहते थे। हंग में भी उनका हार्दिक स्वागत सत्कार करता और उन्हें कस्तूरी व हिरन की खालें भेंट करता था। बेटे के कुशल तीरंदाज होने के साथ साथ नेक होने और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सहारा मिल जाने पर माता पिता को मन ही मन बड़ी खुशी होती। तलहटी में पेशचुन नामक गांव में एक बड़ा जमींदार था। वह 300 मोह उपजाऊ जमीन पर कब्जा किए हुए था और उसके घर में लगभग 30 कारिंदे थे। वह रोज मांस, मछली, मुर्गा बढ़िया खाना खाता था, दूध और शराब पीता और रेशम, ब्रॉकेट और ऊन के कपड़े पहनता तथा चारपाई पर बाघ का फर बिछाकर सोता था। जमींदार का उपनाम रखुआ यानी कि जहरीला सांप रखा गया था। उसके बेटे का नाम मुहू था। वह साक्षर होने पर भी अनपढ़ था और अपने पिता से ज्यादा खूंखार भी। वह घोड़े पर बाहर निकलता तो किसानों के गेहूं के खेतों को रौंद कर चला जाता, उनके सुअरों का शिकार करता तथा खुलेआम उनकी बेटियों को उठा ले जाता और अपनी हवस मिटाता। बाप और बेटा दोनों ही गांव में और बाहर लोगों की आंखों के कांटे बन चुके थे। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं नाशी जाति की लोक कथा हंग में और सुनहरा हिरन। एक सुबह हंग में शिकार करने निकला। उसने चीते के पदचिह्नों का पता लगाया और उनका पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गया। जमींदार का बेटा मुहू भी दर्जन कारिंदे लेकर जंगली मुर्गी का शिकार करने आया। उसके 10 बंडल तीर चलाने पर भी किसी चिड़िया तक का कुछ भी बाका न हुआ। गुस्से में वह अपने पांव पटकता रहा। फिर पहाड़ से उतरते हुए वह जेठ झील के पास से गुजरा तो उसने हंगमे के घर में लटके लोमड़ी के फर, हिरन के सींग और एक जंगली मुर्गी देखी। वह उनकी ओर ऐसे लपका जैसे कोई भेड़िया मेमने पर झपट रहा हो और उसने तमाम चीजें छीन छीन कर झोपड़ी खाली कर दी। हंगमे का पिता आग बबूला हो उठा और उसने तीर चलाकर मुहू की बाईं आंख निकाल दी। उधर हंगमे की मां ने तकले से मार मार कर उसकी नाक चपटी कर दी। मुहू दर्द के मारे पागल होकर चिल्लाने लगा और उसने अपने कारिंदों को हंगमे की मां को मौत के घाट उतारने की आज्ञा दी। उसके बाप को लकड़ी के खंबे से बांध दिया गया और झोपड़ी को आग लगा दी गई। क्षण भर में धुआं व आग की लपटें जोरों से उठने लगी। यह देखकर मुहू और उसके कारिंदे हंसते हंसते लौट गए। हंगमे चीते का शिकार करके घर लौटा तो उसने देखा कि उनकी झोपड़ी जलकर भस्म हो चुकी थी। बाप आग में झुलसकर मर गया और कोड़ों के निशानों से भरी मां की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे ऐसा लगा मानो उस पर कोई वज्रपात हो गया हो। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसका क्रंदन तेज हवा की साए साए की ही तरह सुनाई दे रहा था और उसके आंसुओं की धारा मूसलाधार वर्षा की तरह गिर रही थी। उसने सिर उठाकर आकाश से पूछा, कौन है मेरा दुश्मन? मगर आकाश भी खामोश रहा। उसने फिर सिर नीचे करके झील के जल से पूछा, कौन है मेरा शत्रु? झील का जल भी झिलमिलाते हुए चुप्पी साधे रहा। हंगमे का दिल गुस्से से भड़क उठा। हंगमे खाना बदोश हो गया और उसके पास तीर कमान के सिवा कुछ भी नहीं बचा। वह आवारों की तरह भटकने लगा। दिन में वह करुणा में गीत गाता, रात किसी गुफा में काट लेता। ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर अपने शरीर को ताप लेता और अक्सर रात भर जागता रहता। एक सुबह बाघ की गुर्राहट की आवाज से गुफा के आसपास की घास भी कांपने लगी। हंगमे गुफा से बाहर निकला तो देखा कि एक सुनहरा हिरन काले बाघ से बचने के लिए भाग रहा है। हंगमे ने तुरंत एक
तीर चलाकर बाघ को मार डाला। सुनहरे हिरन ने सिर घुमाकर हंगमाई पर एक नजर डाली और वह उछलता कूदता उसके पास आया। उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उसके हाथ चाटने लगा। उस प्यारे हिरन के बाल सुनहरे थे और सींग लाल। हंगमी उसे उठाकर गुफा के अंदर ले गया। ठंड भगाने के लिए वह हिरन से सट जाता और पेट की आग बुझाने के लिए पर्वत से जंगली सब्जी चुन चुन कर लाता। दोनों भाइयों की तरह रहने लगे। दूसरे या तीसरे चंद्रमास में पितर श्राद्ध पर्व था। हंगमे सुनहरे हिरन को अपने माता पिता की पूजा करने के लिए ले गया। अपने माँ बाप की हत्या की याद आते ही वह अत्यंत दुखी हो गया और अपनी व्यथा हिरन को सुनाने लगा। हिरन, क्या मेरी बात तेरी समझ में आती है? तुम्हें मालूम है कि मेरी व्यथा क्या है और मुझे इस व्यथा से निकालने की क्या कोई तरकीब है? हिरन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, तुम जो खाना या पहनना चाहते हो मुझे बताओ। हंगमे को यह सुनकर ताज्जुब के साथ साथ खुशी भी हुई। उसने विनम्र होकर कहा, मुझे खाने के लिए न तो बढ़िया चीजें चाहिए और न ही पहनने के लिए रेशम और ब्रॉकेट। मुझे तो बदला लेने के लिए एक तलवार, उजाड़ भूमि का उद्धार करने के लिए एक कुदाल, खेत जोतने के लिए एक बैल, अनाज पैदा करने के लिए एक बंडल बीज और फसल काटने के लिए एक हंसिया चाहिए। हिरन ने गुफा के द्वार पर जाकर 3 बार अपना सिर हिलाया और श्वेत मेघ को बुलाया। फिर उसने 3 बार आवाज दी। उसकी सुरीली आवाज से श्वेत मेघ में अचानक एक दरार पड़ गई और हंगमे की जरूरत की चीजें एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगी। हंगमे बैल हाँकते हुए कृषि के औजार लेकर झील तट पर लौटा। वहां उसने पेड़ काटकर मकान बनाया और खेती बाड़ी शुरू कर दी। बाद में उसने पहाड़ी तलहटी के गांव में बसे 10 छोकरे छोकरियों को भी एक साथ रहने का निमंत्रण दिया। इस तरह उनकी जिंदगी अधिकाधिक सुखमय हो गई। जमींदार रखवा ने झील तट पर रहने वाले गरीबों के खूब मजे से जीने की बात सुनी तो उसने गुस्से में पूछताछ के लिए अपने बेटे को बुलाया। लोगों ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, झील तट के गरीबजादे तो कब के यमराज के पास भेजे जा चुके हैं। रखवा ने फिर प्रधान कारिंदे छांगपा को झील तट पर हीरे मोती हैं या नहीं इसकी खबर लेकर जल्दी लौटने के लिए कहा। छांगपा फूस के जूते और फर का कोट पहने एक भिखारी के भेष में हंगमे के घर में घुस गया। वहां वह खूब रोया धोया और चिकनी चुपड़ी बातें बना बनाकर धोखा देने की कोशिश की। ईमानदार हंगमे ने छांगपा के साथ भाईचारे का बर्ताव किया और उसके साथियों ने सुनहरे हिरन की ओर इशारा करते हुए उसे बताया कि यदि वह 3 बार आवाज दे तो समूची भूमि सोने चांदी से भर जाएगी तथा फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। छांगपा इसका राज जान गया और उसने एक तरफ खुश होने का ढोंग किया और दूसरी ओर कुकर्म करने का इरादा किया। आधी रात होने पर दबे पांव वह सुनहरे हिरन को चुराकर पर्वत के नीचे भाग निकला। जमींदार बाप बेटे ने दुर्लभ हिरन को चुरा लेने की खबर सुनी तो वे खुशी से फूले नहीं समाये और धूप बत्ती जलाकर आकाश को 3 बार प्रणाम किया। रातों रात उन्होंने जेठ की खिड़कियों, कांसे के जंगलों और चांदी के फर्श वाला एक मंदिर देव हिरन के लिए बनाया। फिर सुनहरे हिरन को सोने की माला पहनाई, हीरे जवाहरात लटकाए और उसे पौष्टिक जड़ी बूटियों के साथ पकाई गई मुर्गी खिलाई। रखवा ने शानदार लिबास पहनकर देव हिरन के सामने घुटने टेककर यह प्रार्थना की, मेरा दिल तो करुणा देवी जैसा है। मुझे सिर्फ सोने का पहाड़, चांदी का समुद्र और जेड मोतियों की नदियां चाहिए। इसके अलावा 1000 दांत और 1000 मुंह उपजाऊ खेत चाहिए। सुनहरे हिरन ने एक चाकड़ी भरी और सोने के फूल व तमाम जेड मोतियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
फिर उसने एक और छलांग लगाई और रखवा के 3 दांत गिरा दिए। उसने दर्द के मारे दोनों हाथों से अपना मुंह थाम लिया और उसकी आंखों से आंसू छलछलाने लगे। कारिंदे जमींदार को सहारा देकर उठा ले गए और फिर मुंह आकर विनती करने लगा, मेरा बाप कायदे कानून नहीं जानता, माफ कीजिएगा देव हिरन, नाराज ना हो। मुझे केवल 10,000 टोकरी चावल और 10,000 किलो आटा चाहिए। इनके अलावा 10,000 घोड़े, 10,000 भेड़ बकरियां, 10,000 मुर्गे मुर्गियां और 10 खूबसूरत युवतियां चाहिए। आप 3 बार आवाज दे दीजिए, मैं फौरन आपको हिरन दादा पुकारता हूँ। सुनहरे हिरन ने फिर एक चौकड़ी भरी और पूरे भवन की जमीन पर मलमूत्र फैला दिया। एक और छलांग लगाई तो मुंह की चपटी नाक भी टूट गई। दर्द के कारण मुंह अपने माँ बाप को याद करके चिल्लाने लगा। उसने कारिंदे को सुनहरे हिरन को कैद खाने में बंद करने और एक जहरीली घास खिलाने के लिए कहा। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं नाशी जाति की लोक कथा हांगमेई और सुनहरा हिरन। इधर हांगमेई सुनहरे हिरन को न पाकर अत्यंत बेचैन हुआ था। बाद में उसने देखा कि छांगपा निकल भागा है तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि वही सुनहरे हिरन को उठा ले गया है। वह अपने गुस्से की आग दबाकर झट उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि पगडंडी से बड़े रास्ते तक हिरन के पथ चिन्ह नजर आ रहे हैं और ये चिन्ह सीधे जमींदार के घर तक चले गए। हांगमेई ने दरवाजे के पास खड़े पत्थर के शेर को उठाकर दरवाजा तोड़ डाला। उधर छांगपा देखने के लिए आया तो हांगमेई ने लपक कर उसे पकड़ लिया। वह घबरा कर जोर जोर से चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर कई कारिंदे निकल आए। हांगमेई जल्दी में हथियार साथ लाना भूल गए होने की वजह से बंदी बना लिया गया। मुंहू ने हांगमेई की ओर घूरते हुए छांगपा से कहा, मालूम नहीं कि इन 2 गरीब जादों की कोई औलाद बची है या नहीं। इसे हिरन के साथ कैद खाने में बंद करो और जल्दी यमलोक में भेजो। कैद खाने में हिरन की नाजुक हालत देखकर हांगमेई को बड़ा दुख हुआ और जमींदार के प्रति उसकी घृणा और ज्यादा तीव्र हुई। तभी 2 पहरेदारों की बातचीत से पता चला कि जेठ झील के किनारे लूटपाट और आगजनी में मोह की नाक कैसे चपटी हुई और उसे काना बनाया गया। यह जानकारी मिलने पर तो जैसे हांगमेई के घाव पर नमक छिड़का गया और उसके दिल में बदले की आग धधकने लगी। उसने सोचा कि बदला लेने और हिरन को बचाने के लिए उसे वहां से भाग जाना चाहिए। आधी रात को उसने अपने नाखूनों से कैद खाने की दीवार में एक छेद बनाया और सुनहरे हिरन को गोद में उठाकर जेठ झील पर पहुंच गया। हांगमेई ने बदला लेने के लिए अपने साथियों से सलाह मशविरा किया और हिरन से 10 तलवारें दिलवाने का अनुरोध भी किया। लेकिन हिरन की हालत इतनी पतली थी कि वह एकदम निष्क्रिय लेटा हुआ था। किसी भी समय उसकी सांस जवाब दे सकती थी। क्या किया जाए? सब लोग जलते तवे पर रेंगती हुई चींटी की तरह बेचैन थे। अचानक हिरन ने आंख खोली और उसकी पुतली में से एक लघु मानव निकलकर बोला, जमींदार ने नन्हे हिरन को जहरीली घास खिलाई है। पूरे 7 सप्ताह बाद वह मर जाएगा। लेकिन चीनों पर्वत पर एक भीमकाय पेड़ खड़ा है और उस पर संजीवनी घास उगी हुई है। उससे हिरन को जिंदा रखा जा सकता है। पर्वत की तलहटी में स्थित श्वेत जेड गुफा में एक चमत्कारिक चाकू है और उससे संजीवनी घास काटी जा सकती है। लेकिन उसकी हिफाजत के लिए सुनहरे बालों वाला एक शेर खड़ा है। यह बात खत्म करके लघु मानव फिर उछलकर पुतली में गायब हो गया। सुनहरे हिरन की आंख फिर से बंद हो गई। लघु मानव की बात सुनकर हांगमेई खुशी से मुस्कुराने लगा। उसने फसलों की अच्छी तरह देखभाल करने के लिए अपने साथियों को ताकीद दी। सुनहरे हिरन का समुचित बंदोबस्त किया और वह खुद तीर कमान उठाकर संजीवनी घास की खोज करने के लिए निकल पड़ा।
उसने रास्ते में अनेक ऊंची कगारों और कटीले झाड़ झंखाड़ों को पार किया और 3 दिन 3 रात चलने के बाद वह एक बड़ी नदी के तट पर पहुंचा। नदी पाट इतना चौड़ा था कि उसका दूसरा तट दिखाई नहीं दे रहा था और नदी पार करने के लिए कोई नाव भी नहीं थी। इससे उसे बड़ी परेशानी हुई। नदी के ऊपरी भाग से एक बड़ा काला अजगर, जिसकी दोनों आंखें 2 दियों की तरह चिलचिला रही थी और जिसका भयानक मुंह खुला हुआ था, तेजी से तैरते हुए निचले भाग की ओर आ रहा था। और उधर नदी के निचले भाग में चमकीले सुनहरी शक्लों वाली एक बड़ी मछली तैर रही थी। वह मछली अजगर का शिकार बनने ही वाली थी कि हंगमे ने एक तीर से काले अजगर को मार डाला। सुनहरी मछली ने हंगमे के सामने आकर उसे धन्यवाद दिया और उसे नदी पार करने में मदद करने की इच्छा व्यक्त की। हंगमे सुनहरी मछली की पीठ पर सवार होकर 3 दिन और 3 रात के बाद नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। मछली ने उसे एक सुनहरा शल्क भेंट किया और उसे विदा करते हुए कहा, लौटते समय इसे दिखाते हुए 3 बार मुझे बुलाना, मैं फिर आपको नदी पार करवाऊंगी। हंगमे ने मछली का सुनहरा शल्क अच्छी तरह रख लिया और फिर तूफान व आंधी का सामना करते हुए 3 दिन और 3 रात का रास्ता तय किया तो वह एक जंगल के पास पहुंचा। जंगल में ऊंचे पेड़ खड़े थे, डेंट की लताएं जाल की तरह फैली हुई थी और जमीन एकदम दलदली थी। उस पर चलना बिल्कुल संभव नहीं था। वह फिर बेचैन हो रहा था कि जंगल से एक भीमकाय लाल भैंसा सामने आया। उसके बड़े सींगों पर छोटे सींग भी निकले हुए थे। भैंसे के पीछे पीछे उसका खून चूसने के लिए गोमक्खियों का एक बड़ा झुंड उड़ रहा था। लाल भैंसा करुणामय आवाज में चिल्लाता रहा, मगर वह गोमक्खियों से पिंड नहीं छुड़ा पा रहा था। हंगमे ने तीर से गोमक्खियों को मारने की कोशिश की, लेकिन वह उनका सफाया नहीं कर सका। फिर उसने जरा दिमाग लगाकर चकमक से सूखी घास जलाई। गोमक्खियां आग पर झपटी और जलकर राख हो गई। लाल भैंसा हंगमे को धन्यवाद देने आया और उसे जंगल पार करने में मदद करने का वचन दिया। हंगमे भैंसे पर सवार हुआ, कमान उसके सींगों पर लटका दिया और 3 दिन 3 रात चलने के बाद जंगल पार कर लिया। लाल भैंसे ने अपना एक छोटा सींग हंगमे को देते हुए कहा, लौटते समय इसे दिखाते हुए 3 बार मुझे बुलाइए, मैं फिर आकर आपको जंगल पार करवा दूंगा। हंगमे ने लाल भैंसे के सींग को संभालकर अपना सफर फिर जारी रखा। 3 दिन 3 रात के बाद वह एक बर्फीले मैदान में पहुंच गया। दिन में सूर्य की रोशनी में हिम परतों की चमक से आंखें चुंधियाती थी। रात में तेज ठंडी हवा में दोनों पैरों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हंगमे बड़ा परेशान हुआ। तभी पूर्व की ओर से आकाश में एक भीमकाय सफेद कबूतर उड़ते हुए आया और उधर पश्चिमी दिशा से एक खूंखार चील अपने पंख फड़फड़ाती हुई आई। चील के पंजे चाकू की तरह तीखे थे और चोंच लंबी पर्ची के समान। वह एकदम सफेद कबूतर पर झपट पड़ी और अपनी चोंच से उसे धड़ाधड़ मारने लगी। देखते ही देखते सफेद कबूतर शिकार करने ही वाला था कि हंगमे ने एक तीर से चील का सिर बीन दिया और वह एक पहाड़ी पत्थर की तरह गिर पड़ी। सफेद कबूतर ने हंगमे के प्रति अपना आभार प्रकट किया और उसे उठाकर बर्फीले मैदान को पार करने का वादा किया। हंगमे कबूतर पर सवार होकर 3 दिन 3 रात उड़ने के बाद बर्फीले मैदान को पार कर सका। कबूतर ने उसे अपना एक पर देते हुए कहा, वापस आते वक्त इसे दिखाकर 3 बार मुझे आवाज दीजिए, मैं फिर आकर आपको इसे पार करवाऊंगा। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं नाशी जाति की लोक कथा हंगमे और सुनहरा हिरण। हंगमे
कबूतर का पर अच्छी तरह रखकर फिर आगे बढ़ा। दिन में धूप और रात में ठंड की परवाह न करते हुए वह चलता रहा और 3 दिन 3 रात के बाद वह एक गांव में पहुंच गया। यहाँ सरिता का पानी कलकल बह रहा था और धान के फूलों की सुगंध आ रही थी। मैंने अचानक एक झोपड़ी में बुढ़िया को रोते हुए देखा। आगे बढ़कर उसने रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने उत्तरी पर्वत पर काले बादलों से घिरी एक गुफा की ओर संकेत करते हुए कहा, कुछ दिन पहले वहां से एक पिशाच गांव में बैल बकरियों को खाने आया और उसने लोगों का अपहरण करके उन्हें भी दास बना लिया। मेरी इकलौती बेटी आचे का अपहरण हुए 10 दिन हो गए और अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। यह सुनकर हंगमे ने सोचा कि अब इंसान की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने एक मजबूत तीर चुनकर कमान पर चढ़ाया और उत्तरी पर्वत पर चढ़ने लगा। गुफा के द्वार के बाहर लंबी लंबी घास उगी हुई थी, लेकिन गुफा के अंदर कोई पिशाच दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक सुंदर युवती सीढ़ी के आगे बैठी रो रही थी। हंगमे ने युवती को अपने आने का मकसद बताया तो उसे भय मिश्रित खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि उसे बचाने के लिए एक बहादुर गरुड़ जैसा हंगमे आ ही गया, और भय इसलिए हुआ कि पिशाच लौटने ही वाला था और नवागंतुक की जान खतरे में थी। दोनों ने बातचीत करके एक योजना बनाई। हंगमे जहर से सना एक मजबूत तीर लेकर धरन के ऊपर छिप गया। फिर उखड़े बालों और बाहर निकले हुए दांतों वाला पिशाच वापस आया। उसने रोईदार नाक से सूंघते हुए आचे से पूछा, अरे नवागंतुक की यह बू कहाँ से आ रही है और सांस लेने की यह आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? आचे ने उसका मुंह बंद करने के लिए हंसते हुए उल्टे उससे पूछा, क्या मैं नवागंतुक नहीं हूँ? क्या मेरी सांस लेने की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही? पिशाच ने कच्चा अनाज और मांस लाकर आचे को खिलाना चाहा, तो उसने सभी चीजें लेकर एक तरफ रख दी और कहा, अभी तो मुझे भूख नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे दांतों में फंसी गंदगी निकालने में मदद करूं। पिशाच पत्थर की चारपाई पर लेट गया। आचे ने चारपाई पर खड़ी होकर नुकीले कुदाल से उसके दांत साफ करने शुरू किए। फिर एक बाल्टी में पानी लाकर पिशाच को दिया। जब वह आंखें बंद करके मुंह धो रहा था तो हंगमे ने तीर चलाकर पिशाच का खात्मा कर दिया। इसके बाद हंगमे और आचे साथ साथ झोपड़ी में लौट आए। आचे की माँ ने हंगमे के साथ दामाद की तरह बर्ताव किया और गांव के लोग भी एक के बाद एक उन्हें बधाई देने आए। आचे ने सगाई के तोहफे के तौर पर एक कसीदाकारी की हुई चीज हंगमे को भेंट की। उस पर मधुमक्खी और फूल का मिलन शब्द अंकित थे। उसी तरह हंगमे ने भी आचे को सुनहरे बांस का एक तीर देते हुए वादा किया कि संजीवनी घास लाने के बाद वे दोनों साथ साथ जेठ झील लौट जाएंगे। आचे और उसकी माँ से विदा लेकर हंगमे वहां से चल पड़ा। 3 दिन 3 रात के बाद वह चीनों लोग पर्वत पर पहुंच गया। वहां चट्टानें श्वेत जेड और चोटी हरे हीरे की तरह लग रही थी। चट्टान पर खड़े अमर पक्षी कूदते रहे थे और पर्वत के ऊपर आकाश में रंग बिरंगे बादल मंडरा रहे थे। श्वेत जेड गुफा के द्वार पर सुनहरे बालों वाला शेर एक ऊंचे कगार की तरह खड़ा था। हंगमे कमान पर तीर चढ़ाने ही वाला था कि वह भीम का शेर उस पर झपट पड़ा। हंगमे ने झट अपनी तलवार निकाली और एक ही वार से उसका गला काट डाला। फिर वह गुफा के अंदर घुस गया। वहां दीवार के 18 मोड़ों से गुजरने के बाद एक जगह उसने सचमुच एक विशाल पेड़ देखा। उसकी 18 टहनियों पर सतरंगी खुशबूदार घास उगी हुई थी और जो कोई उसे सूंघ ले उसमें तिगुनी शक्ति पैदा हो सकती थी। हंगमे ने चमत्कारिक चाकू से घास काटे, बिजली से चमकी। कटी हुई घास के पौधों पर फिर नई कोपलें निकल आई और क्षण भर में ही घास पहले की ही तरह बन गई। यह देखकर हंगमे खुशी से उछलने लगा और संजीवनी घास लेकर आचे के पास लौट गया। फिर वह माँ बेटी के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सफेद कबूतर, लाल भैंसे और सुनहरी मछली की मदद से उन्होंने बर्फीले मैदान, जंगल और विशाल नदी को पार किया।
इस सफर में कुल 48 दिन लगे और हंगमे, आचे और उसकी माँ जेड झील के तट पर पहुंचे। जेड झील का पानी गंदा हो गया। चीड़ के जंगल में धुआं उठने लगा था। इसका पहले किसी को गुमान भी नहीं था। दरअसल बात यह थी कि हंगमे के चले जाने के बाद जमींदार ने हंगमे और सुनहरे हिरन को पकड़ने के लिए अपने कारिंदे को भेजा था और उन्होंने नए मकान को जला दिया था और झील का पानी गंदा कर डाला था। हंगमे के 10 साथी जंगल में भाग गए और सुनहरा हिरन गुफा में छिपा रहा। 49वें दिन हंगमे ने अपने साथियों को खोज निकाला और साथ ही उसने संजीवनी घास से सुनहरे हिरन को भी बचा लिया। हिरन ने खुशी से 3 बार आवाज दी और श्वेत मेघ की दरार से 10 घोड़े उड़ते आए। इनके साथ 10 देदीप्यमान तलवारें भी थी। जमींदार से बदला लेने के लिए हंगमे सुनहरे हिरन पर और उसके 10 साथी सर पर दौड़ने वाले घोड़ों पर सवार होकर पर्वत के नीचे उतर आए। घमासान युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के घोड़ों और तलवारों के बीच जोरदार टक्कर हुई। नतीजे के तौर पर जमींदार के कारिंदे या तो अपनी जानों से हाथ धो बैठे या घायल होकर भाग खड़े हुए। रखवा ने एक काले घोड़े पर दक्षिण की ओर भागने की कोशिश की, मगर हंगमे ने पीछे से तीर चलाकर उसे हाथ के घाट उतार दिया। झांगपा एक सफेद घोड़े पर उत्तर की ओर भाग रहा था। हंगमे ने फिर एक तीर से उसे भी हमेशा के लिए धरती पर लिटा दिया। उधर मुंहू घबराकर पागल हो रहा था। उसके भी तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हंगमे ने जमींदार के तमाम दासों को मुक्त कर दिया। उसकी तमाम संपत्ति गांव वासियों को बांट दी और जमींदार के विशाल मकान को भी जला डाला। हंगमे और उसके साथी जेड झील पर लौट आए। उन्होंने मिलकर मकान बनाने शुरू किए, खेती बाड़ी की और गाय भेड़ों का पालन किया। पुरुष लोग शिकार करने पर्वत पर जाते और महिलाएं घर में कताई बुनाई का काम करती। हंगमे और आचे की शादी के दिन ही उन्होंने बाकी साथी साथियों के लिए बरेखिए का काम किया। इस तरह 5 और शादियां भी हुई। खुशी के जाम पेश किए जा रहे थे। श्वेत सारस नाच रहा था। पहाड़ी गीत गाए जा रहे थे और मुरलियों की सुरीली आवाजें सुनाई दे रही थी। सब लोग इतने खुश थे कि जेड झील भी बड़े बड़े नीली आंखें खोले बड़ी उत्सुकता के साथ उन्हें निहार रही थी।在云之内，亲吻着你那美丽的容颜。我站在无边的红土高原，就像是一粒。दोस्तों, यह था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ हमारी कहानी नाशी जाति की लोक कथा हंगमे और सुनहरा हिरन भी समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय।夕阳映红蓝天，一瞬间的笑，飞进那个雨天。यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने
आपने कहानी में सुना कि वानर नकली राजकुमारी की असलियत को पहचान जाता है। जब वह उसे अपने असली रूप में आने के लिए ललकारता है तो दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। पर जब नकली राजकुमारी देखती है कि वह युद्ध में जीत नहीं पाएगी तो वह भाग खड़ी होती है। वानर उसका पीछा करता करता उसी पर्वत पर जा पहुंचता है, पर उसे ढूंढ नहीं पाता और इस डर से कि कहीं वह सांचांग या किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, वह लौट आता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब राजा ने यह सब सुना तो उसने थांग महाभिक्षु को मजबूती से थाम कर पूछा, अगर नकली राजकुमारी एक प्रेतात्मा है तो मेरी असली राजकुमारी कहाँ है? वानर ने दो टूक जवाब दिया, जब मैं नकली राजकुमारी को पकड़ लूंगा तो आपकी असली राजकुमारी खुद आ जाएगी। जब महारानियों और रानियों ने यह सुना तो उनका डर जाता रहा और उन सभी ने आगे बढ़कर और नतमस्तक होकर कहा, परम पावन भिक्षुवर, हम आपसे विनती करती हैं कि आप हमारी असली राजकुमारी को छुड़ा लाएं और अंधेरे में प्रकाश का पता लगा लें। आपको भरपूर पुरस्कार दिया जाएगा। वानर बोला, यह बातचीत करने के लिए उचित जगह नहीं है। राजकुल श्रेष्ठ से मेरा निवेदन है कि वे अंतःपुर से मेरे गुरुदेव को साथ लेकर सिंहासन महाकक्ष में चले जाएं। महारानी और बाकी रानियां भीतरी कक्षों में लौट जाएं। मेरे गुरु भाई शुकर और भिक्षु रेतात्मा को बुलाकर उन्हें गुरुदेव की रक्षा का भार सौंपा जाए ताकि मैं दैत्यांगना के पास जाकर उसे हरा सकूं। इस तरह राजमहल के भीतरी और बाहरी कक्षों के बीच में यथोचित अंतर कायम किया जा सकेगा और मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। मैं अपनी सत्यनिष्ठा दिखाने के लिए इस समस्या का समाधान जरूर खोज लूंगा। राजा ने वानर का सुझाव मान लिया और बेहद आभार प्रदर्शित किया। वह थांग महाभिक्षु को सीधा सिंहासन महाकक्ष में ले गया। सभी महारानियां और रानियां राजमहल के भीतरी कक्षों में लौट गईं। एक शाकाहारी भोजन का आयोजन किया गया और शुकर और भिक्षु रेतात्मा को वहां बुला लिया गया। दोनों जल्दी ही वहां पहुंच गए। वानर ने दोनों को सारी बात बता दी और उनसे अनुरोध किया कि वे गुरुदेव की सावधानी से रक्षा करें। फिर महान मनीषी वानर अपने मेघयान से कलाबाजी खाकर आकाश के बीचों बीच जा पहुंचा। सिंहासन महाकक्ष के सामने खड़े सभी अधिकारियों ने आकाश की ओर देखा और नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वानर सीधा दक्षिणवर्ती पर्वत पर जा पहुंचा और प्रेतात्मा की खोज करने लगा। जब प्रेतात्मा युद्ध में परास्त होने के बाद भागकर इस पर्वत पर आई थी और अपनी गुफा में घुस गई थी तो उसने अपनी गुफा का दरवाजा बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर लिया था और डरकर अंदर छिप गई थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद जब वह कहीं नजर नहीं आई तो वानर उतावला हो उठा। इसलिए उसने मंत्र पढ़कर दोनों हाथों से तिलिस्मी ताली बजाई और पूछताछ के लिए स्थानीय देवता और पर्वत देवता को बुला लिया। पल भर में दोनों देवता आ पहुंचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और बोले, हमें पता नहीं चला, हमें बिल्कुल पता नहीं चला महान मनीषी कि आप आए हैं। अगर हमें पता चल जाता तो हम आपकी अगवानी के लिए काफी दूर पहुंच जाते। हम आपसे माफी चाहते हैं। वानर ने कहा, मैं आपको अपने प्रहार का निशाना नहीं बनाऊंगा। पहले यह तो बताओ कि इस पर्वत का नाम क्या है? यहाँ कितनी प्रेतात्माएं रहती हैं? अगर सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर दूंगा। दोनों देवताओं ने जवाब दिया, महान मनीषी, यह पर्वत केशाग्र पर्वत कहलाता है। यहाँ खरगोशों के 3 बाड़े हैं। आदिम काल से ही यहाँ प्रेतात्माओं का निवास कभी नहीं रहा। यह 5 परम सुखों का प्रवेश कहलाता है। महान मनीषी, अगर आप प्रेतात्माओं को खोज रहे हैं तो पश्चिमी स्वर्ग का मार्ग पकड़ लीजिए। वानर ने कहा, मैं पश्चिमी स्वर्ग के भारत राज्य में पहुंच चुका हूँ, जहाँ के राजा की एक पुत्री को एक प्रेत आत्मा उठा ले गई थी और जंगल में छोड़ आई थी।
फिर वह प्रेत आत्मा राजकुमारी का रूप धर के राजा की आंखों में धूल झोंकने में सफल हो गई। उसने राजा से एक सुसज्जित बुर्ज बनवाया ताकि वहां से कढ़ी हुई गेंद फेंककर अपने लिए एक वर का चयन कर सके। जब मैं थांग महाभिक्षु की रक्षा करता हुआ बुर्ज के नीचे पहुंचा तो उसने जानबूझकर थांग महाभिक्षु पर गेंद फेंक दी, क्योंकि वह उन्हें अपना पति बनाकर उनके अखंड ब्रह्मचर्य को भंग करना चाहती थी। जब मैंने उसकी चाल समझ ली तो मैं उसे पकड़ने के लिए राजमहल के अंदर पहुंचकर अपने असली रूप में लौट आया। उसने अपने मानवीय वस्त्रों और आभूषणों को उतार फेंका और आधे दिन तक एक छोटी सी गदा से, जिससे वह औषधि कूटने वाला मूसल कहती है, उससे लड़ती रही। फिर वह एक विशुद्ध वायु में बदलकर गायब हो गई। मैंने देवलोक के पश्चिमी दरवाजे तक उसका पीछा किया और फिर एक बार युद्ध के 12 से ज्यादा दौर पूरे किए। जब उसे यह महसूस होने लगा कि वह मुझसे जीत नहीं सकेगी तो वह स्वर्णिम प्रकाश में फिर बदल कर यहाँ आ गए। आश्चर्य है, आप लोगों ने उसे अभी तक देखा क्यों नहीं? जब दोनों देवताओं ने यह सुना तो वे वानर के साथ 3 खरगोश बाणों की खोज में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने पर्वत की तलहटी में स्थित खरगोश बाड़े को देखा। उन्हें आता देखकर कुछ डरे हुए खरगोश इधर उधर भाग गए। जब वे अपनी खोज के दौरान पर्वत की चोटी पर एक गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा का दरवाजा 2 बड़े-बड़े पत्थरों से बंद किया हुआ है। स्थानीय देवता ने कहा, प्रेतात्मा जरूर इसके अंदर चली गई होगी, क्योंकि आप उसका जोर शोर से पीछा कर रहे थे। वानर ने अपने लोहदंड से दोनों पत्थर हटा दिए। प्रेतात्मा, जो सचमुच गुफा के अंदर ही छुपी हुई थी, अपना औषधि मूसल हाथ में उठाए तेजी से बाहर निकली और वानर पर टूट पड़ी। जब वानर ने उसका प्रहार रोकने के लिए अपना दंड घुमाया तो पर्वत देवता डर के मारे पीछे हट गया और स्थानीय देवता भाग खड़ा हुआ। दैत्यांगना गालियों की बौछार करने लगी। मुझे ढूंढने के लिए तुम इसे किसके कहने पर यहाँ लाए हो? लोहदंड के प्रहारों का डटकर मुकाबला करती हुई वह पीछे हटकर आकाश के बीचों बीच में जा पहुंची। इस संकट की घड़ी में जब रात होने लगी तो वानर पहले से और ज्यादा बर्बरता के साथ वार करने लगा। अब वह एक ही वार से उसका काम तमाम करना चाहता था। तभी 9वें नीले आसमान से किसी की आवाज आई, महान मनीषी, वार मत करो, अपने दंड से दया दिखाओ। वानर ने मुड़कर देखा। नक्षत्राधिपति चंद्रमा अपनी सुंदरियों और अमर्त्यों के साथ रंग बिरंगे मेघयानों पर सवार होकर उसके सामने आ पहुंचा था। वानर ने घबराकर अपना लोहदंड एक तरफ रख दिया और नतमस्तक होकर बोला, बुजुर्गवान, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे खेद है कि मैं आपके रास्ते में बाधा खड़ी कर रहा हूँ। चंद्रमा ने जवाब दिया, जो प्रेतात्मा आपसे युद्ध कर रही है वह जेड खरगोश है, जो मेरे चंद प्रसाद में रहस्यपूर्ण शबनम से अमरत्व अक्सीर बनाने का काम करती है। 1 साल पहले वह चुपचाप जेड द्वारों पर लगे स्वर्ण ताले खोलकर प्रासाद से भाग गई थी, क्योंकि मैंने अनुमान लगा लिया था कि आज वह मृत्यु लोक में अवश्य किसी संकट में फंस गई होगी। इसलिए मैं उसकी जान बचाने के लिए यहाँ आ गया हूँ। महान मनीषी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा लिहाज करके उसकी जान बख्श दें। वानर ने चंद्रमा की बात मान ली और बोला, मैं उसे हानि पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि वह अपना औषधि कूटने वाला मसूल चलाने में सिद्ध हस्त जेड खरगोश है। लेकिन जो बात आप नहीं जानते चंद्रमा महोदय, वह यह है कि उसने भारत के राजा की कन्या का अपहरण करके खुद नकली राजकुमारी का रूप धर लिया है
और मेरे गुरुदेव के अखंड ब्रह्मचर्य को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। यह एक बड़ा अपराध है, इसलिए उसे कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। हम लोग ऐसे अपराधों को माफ नहीं कर सकते। ऐसी हालत में भला आप उसे इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।